हेलो दोस्तों नमस्कार। और आज हम लोग रिजर्वेशन पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था सामान्य रूप से आरक्षण क्या होता है, भारत में आरक्षण की क्यों ज़रूरत पड़ी और उससे क्या फ़ायदे क्या नुकसान होंगे। हमने बहुत बेसिक या फिलोसफिकल पढ़ा था, हमने उसका दार्शनिक भाग पढ़ा था। आज हम उसका तकनीकी भाग पढ़ेंगे, ठीक है। और जब दोनों को आप कंप्लीट रूप से समझोगे तब आपकी आरक्षण में एक बेहतरीन समझ बनेगी, है ना। मैंने आपके कमेंट्स को पढ़ा तो कमेंट्स में कई तरह के मैंने ऐसे कमेंट देखे जो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आरक्षण क्या है ना, और उसका वो बारे में अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप अपने दिमाग में जो भी पूर्व के विचार हैं उन विचारों को पहले हटाइए, अर्थात आपके दिमाग में जो भी पहले के विचार हैं उनको हटाइए, फिर एक संगत व तार्किक विचारों को एंट्री दें अपने दिमाग में और फिर मूल्यांकन करें। जब तक आपको यही नहीं पता कि आरक्षण क्या था क्या है, आप बस अपनी बात कहने लगते हो, है ना। बिना सुने आप बात कहोगे तो समझदारी नहीं होगी, है ना। आपको सुनना है। और दूसरी बात, आप लोग जो कह रहे हो कि आरक्षण सही है कि गलत है, ये बिल्कुल सही बात है आपकी, है ना। और पूरी तरह से ना ये सही है ना पूरी तरह से गलत है। अब गलत क्या है और सही क्या है ये मैं बता दूं। देखिए, आरक्षण जो है उसका उद्देश्य बहुत सही है, लेकिन जो उसकी प्रक्रिया है उसमें कुछ गलतियां हैं। हमें उन गलतियों को सुधार करना है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो आरक्षण है उसके बहुत अच्छे फायदे हैं, है ना, वो बहुत अच्छा एक प्रयास है, लेकिन उसको लागू करवाने में जो कमियां आई हैं उन कमियों को हमें हटाना होगा। अगर मान लीजिए एक समझदार आदमी क्या होगा, चाय में अगर मक्खी गिर जाएगी तो मक्खी निकालेगा, है ना। ये कहावत है ना। मान लो घी है, चाय छोड़ो, घी है, मान लो घी ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है, ठीक है। तो घी में अगर मक्खी गिर जाएगी तो मक्खी निकालेगा, अर्थात जो समस्या है उसको ख़त्म करो, जो अच्छी चीज़ है उसको मत फेंक दो। तो वही वाला स्ट्रेटजी रखिए। आपको जैसे जीएसटी पढ़ा होगा आपने, ठीक है, जीएसटी मैं खुद पढ़ाऊँगा। जब भी आपको लगे कि आपको जीएसटी पढ़ने का मन हो आप लोग बता दीजिएगा मुझे, मैं पढ़ाऊँगा। तो जीएसटी में कई कमियाँ थी, पर चूंकि हमें पता था कि ये भारत के लिए बहुत अच्छा है तो उन कमियों को हमने दूर किया, ना कि पूरे जीएसटी को ख़त्म कर दिया। जैसे मान लीजिए आपका एक अच्छा दोस्त है, उसके अंदर एक कमी है लेकिन दोस्त बहुत अच्छा है, तो क्या एक कमी के लिए आप वो दोस्त छोड़ दोगे जिससे 1000 आपको सकारात्मक पक्ष मिल रहे थे। बुद्धिमानी क्या है कि उसका एक नकारात्मक पक्ष को इग्नोर करो या उसको सुधार करो, है ना, और उसके जितने भी सकारात्मक पक्ष हैं हजारों, उसका फ़ायदा लो। तो ये है समझदारी। तो फिर चलते हैं आरक्षण में और बात करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आज़ादी के पूर्व आरक्षण में क्या था क्या नहीं था। फिर उसमें गांधी और आम्बेडकर के विचार पढ़ेंगे कि गांधी किस तरह से चाह रहे थे कि दलितों का उत्थान हो, आम्बेडकर किस तरह से चाह रहे थे दलितों का उत्थान हो। फिर समझेंगे कि संविधान ने आखिर क्या प्रावधान किए हैं हमारे लिए, और उसी के अनुसार जो पॉलिसी बन रही है हम उसको समझेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्यों डिसीजन दिए, क्या डिसीजन दिए, उनको समझेंगे। उसी में एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है क्रीमी लेयर, हम वो भी पढ़ेंगे। हम इसी के दौरान मंडल कमीशन के बारे में भी पढ़ेंगे, है ना। साथ में फिर भारत में जो आज के समय कई सारे वर्ग आरक्षण की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे क्यों कर रहे हैं भाई। संपन्न वर्ग है ना, गुर्जर वर्ग है, ठीक, या पटेल है, पाटीदार आंदोलन, ये सब बड़े संपन्न है, पर आरक्षण की मांग क्यों कर रहे हैं, एक सवाल ये भी। फिर एक लास्ट में निष्कर्ष निकालेंगे हम सब आपस में मिलके, ठीक। चलते हैं आगे। तो सबसे पहले वही एक उद्घोषणा कि भाई इसमें मैं पूरी तरह से निष्पक्ष हूँ। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो मेरे विचार नहीं है, वो मैंने विचार किसी न किसी अन्य माध्यमों से लिए हैं, इसलिए जो भी मैं बताऊँ उसको मेरे विचार मत समझिएगा, है ना। कि आप मान लीजिए संवेदनशील इशू है, आक्रोशित हो जाए, ठीक है, तो अपने संवेग को कंट्रोल में करके दिमाग को खोलकर पेन पेंसिल को लेके बैठ के पढ़िए। और याद रखिएगा आप किसके लिए पढ़ रहे हो, बेसिकली एक बौद्धिक समझ, एक ऐसी समझ जो तार्किक हो, उसके लिए पढ़ रहे हो। साथ में आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, है ना, यूपीपीएससी व यूपीएससी, ठीक। तो हमें इनके लिए पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आरक्षण क्या था, है ना। तो आपने पता है कि एक विशेष समुदाय को ठीक है, एक विशेष समुदाय को ये कहा गया कि ये क्या है, ये अपवित्र है ना, ये अपवित्र है, ठीक है। क्योंकि इसको अपवित्र कहा गया तो कहा गया कि इसको हम छुएंगे नहीं, ठीक है। तो यहां से आया अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट,
अनटचेबिलिटी। ठीक, अब जब आप उसको छुओगे नहीं तो फिर आप उसको अपने स्कूल में आने दोगे, आप अपने उसे समाज में रखोगे नहीं रखोगे, तो फिर क्या होगा, फिर उसको शिक्षा, ठीक है, वह नौकरी से आपने बाहर कर दिया। जब उसको शिक्षा नहीं मिलेगी, उसको नौकरी नहीं मिलेगी, तो उसके अंदर की क्षमता क्या होगी, कम होती जाएगी, है ना। तो इससे क्या हुआ, इससे क्षमता कम हो गई, है ना। क्षमता कैसे, देखिए उसकी मानसिक क्षमता भी कम हो गई। वो सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी आईएएस बनूंगा, वो सोच भी नहीं सकता था कि कभी मैं एक उच्च अधिकारी बनूंगा। साथ में उसके पढ़ने की क्षमता भी कमजोर हो गई, है ना। हम उसके पढ़ने की क्षमता कैसे कमजोर हो गई, मान लीजिए कि उसके परिवार में कोई पढ़ ही नहीं रहा, है ना, तो उसको कुछ पता ही नहीं है। साथ में उसकी आर्थिक क्षमता भी कमजोर हो गई, है ना, उसकी सामाजिक क्षमता कमजोर हो गई। तो इस तरह कहा जा सकता है कि वो बिल्कुल ही क्षमता विहीन हो गए। अब इसी की क्षमता में सुधार करने के लिए कई प्रयास किए गए। आप पढ़ सकते हो ज्योतिबा फूले या कई ऐसे आंदोलन थे जिन्होंने जो भारतीय पुनर्जागरण था उसके दौरान में इनकी शिक्षा की बात की, है ना, लेकिन इन्होंने केवल शिक्षा तक सिमट के रखा अपने आप को, है ना। जैसे आप मैं ज्योतिबा फूले का नाम बताता हूँ, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व इनके लिए काम करने की कोशिश की, खासकर दलितों में महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत काम किया, ठीक, ताकि इनकी क्षमता बढ़े, है ना। इसी क्रम में, ठीक है, सबसे पहले आरक्षण किसने दिया, सबसे पहले आरक्षण कोल्हापुर के महाराज ने दिया, साहू जी महाराज ने, है ना। कोल्हापुर एक प्रांत था, उसके महाराज साहू जी महाराज ने आरक्षण दिया नौकरी में, शिक्षा में। वैसे ही मैसूर प्रांत में भी ऐसे ही एक प्रयास किया गया, है ना। इसी संदर्भ में ब्रिटिश सरकार ने भी प्रयास किया, ठीक। और उस समय कौन आ चुके थे, इस समय आ चुके थे अंबेडकर। अंबेडकर क्या थे, एक बहुत ही पढ़े लिखे या बौद्धिक दलित। उन्होंने समझा कि असली समस्या कहाँ है, असली समस्याओं को समझा और समस्या के समाधान के लिए कहा कि अब मैं ब्रिटिश सरकार से समाधान करवाऊंगा, है ना। ब्रिटिश सरकार से मिले, बात की, और उसी बात के दौरान उन्होंने क्या किया, एक गोलमेज सम्मेलन हुआ, ठीक है, राउंड गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, राउंड कॉन्फ्रेंस। इस गोलमेज सम्मेलन में मतलब सभी दल जो भी भारत के थे वो पहुंचे, ब्रिटिश के सभी लोग बैठ के बात की और निष्कर्ष निकालने की कोशिश की कि भारत में क्या क्या सुधार हो सकते हैं। तो इसी में एक सुधार था जो दलितों के उत्थान से संबंधित था कि उनको अब पृथक निर्वाचन मंडल दिया जाएगा। ये ऐसा किया गया कि अगर हम पृथक निर्वाचन मंडल दे देंगे तो उनकी राजनीतिक रूप से सशक्त होंगे। जब वो राजनीतिक रूप से सशक्त होंगे तो आर्थिक व सामाजिक रूप से भी सशक्त होंगे, क्योंकि जब निर्णय लेने की जगह पहुंचेंगे तो फिर निर्णय अपने अनुरूप लेंगे, है ना। जब अपने अनुरूप लेंगे तो खुद को सशक्त करेंगे। कुछ ऐसी कहानी थी। तो आइए चलते हैं, ठीक है, चलिए तो अब आगे बात करते हैं। क्या उन्होंने कहा, पृथक निर्वाचन मंडल, ठीक है, ये पहले मुस्लिमों को मिला हुआ था। अब उसके ये राउंड कॉन्फ्रेंस के बाद एक आया कम्युनल अवार्ड, है ना, ठीक है, कम्युनल अवार्ड आया जो वहाँ के रैमजे मैकडॉनल्ड थे, वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा पेश किया गया। और इस अवार्ड के तहत ये कहा गया कि अब जो दलित समुदाय है उसको भी पृथक निर्वाचन मंडल मिलेगा। आप समझते हैं कि पृथक निर्वाचन मंडल क्या है। पृथक निर्वाचन मंडल है, मान लीजिए ये एक कोई प्रदेश है ना, या मान लीजिए कोई एक शहर है, ठीक है। इस शहर में मान लीजिए 40% लोअर कास्ट रह रही है और 60% सवर्ण कास्ट रह रही है ना। अब क्या होगा कि यहां पर एक विशेष नियम है ना। नियम क्या, देखिए इसको समझने के पहले एक और समझ लेते हैं। मान लीजिए एक प्रदेश है, ठीक, इसी में समझ लेते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ क्या है, 40% और 60% रह रहा है, ठीक है। एक सामान्य चीजें समझिएगा अभी आप, 40% व 60% है। 40% कौन है, लोअर कास्ट, और अपर कास्ट है 60%। अब यहां पर एक सामान्य सा चुनाव होता है। अभी देखिए सामान्य चुनाव की बात कर रहे हैं, हाँ, जिसको हम बोलते हैं ज्वाइंट इलेक्टोरल वोटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ज्वाइंट संयुक्त है इसमें अभी सब, ठीक। तो अब इसमें कौन होगा, क्योंकि वोट होगा, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो जीतेगा। अब आपको पता है कि 60% क्या है, अपर कास्ट है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हर वक्त अपर कास्ट का व्यक्ति ही जीतेगा। क्योंकि अगर सबको ही वोट देने चले जाएंगे, मान लीजिए एक एक्स है, ये अपर कास्ट से है और ये वाई है मान लो लोअर कास्ट से है, ठीक है। तो अपर कास्ट को 60% वोट मिल जाएंगे और 40% लोअर कास्ट को। और देखिए लोअर वाले वोट देने जाएंगे तब, मान लो उनको दबा के या धमका के रखा है तो वोट देने भी नहीं जाएंगे, तो क्या भरोसा।
यह आदमी खड़ा ही नहीं होगा, ठीक है, और खड़ा भी होगा, मान लो कोई हिम्मत करके, मान लो वाई बड़ी हिम्मत करके शोषण करा के खड़े हुए, तो मान लो 5% वोट भी मिलेगा, ठीक। पुरानी मूवी देखिएगा, उसमें आपको समझ में आएगा। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि मूवी जरूर देखनी चाहिए, कितना भी सफल अभ्यर्थी देख लो, मूवी जरूर देखता होगा वो, उसके पीछे एक कहानी है, ठीक है, कहानी कभी और चर्चा करेंगे। तो 60% जीतेगा हमेशा। इस तरह आप बताओ, आप कह दो कि भाई हम तो पक्षपात करते ही नहीं हैं, कोई भी आगे खड़ा हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दलित खड़ा होगा लेकिन उसे वोट ही नहीं मिलेगा, वो जीतेगा ही नहीं। तो ये कल क्लियर है कि कभी भी इस जगह पे किसी लोअर कास्ट का व्यक्ति नेता नहीं बनेगा। जब नेता नहीं बनेगा तो निर्णय कौन लेगा? वो तो नहीं लेगा, है ना। तो सदैव कौन बनेगा? कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति नेता बनेगा और अपने हितों के लिए निर्णय लेगा। अब आप बताओ, जो व्यक्ति नेता होगा अपने समुदाय के लिए लेगा कि दूसरे समुदाय के लिए लेगा? अपने समुदाय के लिए लेगा ना। तो इस तरह कहा जा सकता है कि कभी भी उत्थान नहीं होगा। एक तो ये। दूसरा क्या कहा जाएगा? दूसरा मान लो ये कह दिया जाएगा, ठीक है, कि भाई अब हमें क्या करना है, जो अल्पसंख्यक हैं, अर्थात जो कम संख्या में हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनका हमें करना है उत्थान। तो क्या किया जा सकता है? इसके लिए दो प्रावधान किए जा सकते हैं। एक प्रावधान ये है कि भाई इस जगह ऐसा प्रावधान कर देंगे, ठीक है, मान लो ये है, ठीक है, ये अपर है, ये लोअर है। अब इस जगह ये प्रावधान कर दे कि इस शहर में केवल एक दलित ही खड़ा हो सकता है ना। क्या कहेंगे? इस जगह पे केवल दलित लोग ही खड़े हो सकते हैं, बस सवर्ण कोई नहीं खड़ा हो सकता। तो क्या होगा? इस जगह मान लो दो दलित खड़े हुए, एक्स और वाई। अब यह भी कह दिया जाएगा कि इनको वोट देने का अधिकार भी केवल दलितों का है, अर्थात केवल यही 40% लोग वोट दे पाएंगे, 60% लोग वोट नहीं देंगे। बात समझ में आई? तो अब क्या होगा? अब 40% के बीच में इन दोनों में कंपटीशन होगा और जो जीतेगा वो नेता बनेगा। क्योंकि बनेगा कोई दलित ही नेता, तो इस समाज का फायदा होगा और दलित नेता के तौर पे कोई निकलेगा। ये क्या है? ये है पृथक निर्वाचन मंडल। अब इसमें समस्या क्या आई? आप बताओ कि इन दोनों को वोट किससे लेना है? दलितों से ही। सवर्णों को वोट देना नहीं है। लेकिन ये क्या करेंगे? ये दलितों के में सवर्णों के प्रति एक घृणा का भाव भर सकते हैं वोट पाने के लिए, है ना। ये सवर्णों की बुराई करेंगे, कहेंगे इनको निकाल देंगे हम यहाँ से, या हम एक अलग देश के तौर पे खुद बना लेंगे, हम इनको कोई नौकरी नहीं देंगे। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा सवर्णों का तुष्टीकरण, उन्हें सेटिस्फाई करना। वो गलत तरीके से भी हो सकता है ना। तो ये क्या करेंगे? ये दोनों इस समुदाय को संतुष्ट करने के लिए गलत तरीके भी अपना सकते हैं। जैसे जिन्ना ने मुस्लिम समुदाय को संतुष्ट करने के लिए उनको उल्टी सीधी कहानियां बनाना सुनाई, है ना। उन्हें एक अच्छे मुस्लिम की बातें मतलब एक शानदार मुस्लिम बनने की शुरुआत की कि भाई एक अच्छा मुस्लिम बनो, एक धार्मिक, प्योर धार्मिक इंसान बनो। जबकि खुद आपको बता दूं कि जो जिन्ना के जैसे कर्तव्य थे, है ना, जिन्ना जो कार्य करते थे, खुद एक धार्मिक मुस्लिम नहीं करेगा, है ना। पर क्या उसने क्या किया? उसने तुष्टीकरण की नीति की, लोगों को भड़काया, है ना। तो लोगों को जब भड़काया तो क्या होगा? लोग अलग। तो वैसे ही क्या हो सकता है? अब समझो, पृथक निर्वाचन मंडल से क्या समस्या है कि पृथक निर्वाचन मंडल में जो दलितों के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी, उससे क्या होते? दलित और सवर्ण हमेशा के लिए अलग हो जाते। क्योंकि यही चाहते थे अंग्रेज। अंग्रेज चाहते थे कि पहले क्या था? पहले पूरे भारतीय थे, फिर भारतीय में हमने बंटवारा किया तो हिंदू और मुस्लिम हो गए, और इनकी खूब लंबे समय तक लड़ाई चली। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में उलझे, इससे अंग्रेज मजबूत हुए। फिर उन्होंने सोचा कि चलो अब हिंदुओं को भी हम दो भागों में तोड़ दें, ताकि जो आंदोलनकारी हैं वो पूरी तरह से विभाजित हो जाएं। और जैसे ही आंदोलनकारियों की शक्ति विभाजित होगी तो आंदोलन कमजोर हो जाएगा। यही अंग्रेज रियल में चाहते थे, वो फिर फूट डालना चाहते थे। इस कारण उन्होंने ये तरीका अपनाया। चूँकि अंबेडकर ने कहा कि ये तरीका हम समर्थन करते हैं, क्योंकि अंबेडकर अभी भी क्या चाह रहे थे? दलितों का उत्थान। और वो बिल्कुल सही भी था। जिस समुदाय के साथ अमानवीय या गैर मानवीय स्थिति होगी, वो उसका ये जरूरी दायित्व तो बनता है कि अपने हितों को पहले महत्व दे, पहले अपने समुदाय को महत्व दे, है ना। ऐसा तो नहीं कि अपने समुदाय को इग्नोर कर देगा। तो उन्होंने भी सही किया, लेकिन उन्हें गांधी जी ने यही बात समझाई। गांधी जी ने कहा कि तुम जो कर रहे हो, या तुम जिस पृथक निर्वाचन मंडल का समर्थन कर रहे हो, उस कारण हिंदू समुदाय दो भागों में टूट जाएगा, ठीक है। तुम एक काम करो, तुम इसकी डिमांड छोड़ दो। पृथक निर्वाचन मंडल जो तुम्हें अंग्रेज दे रहे हैं उसको मत मानो,
हम तुम्हें एक आरक्षित सीट देंगे। अब आरक्षित सीट क्या है? आरक्षित सीट ये है कि यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर एक आरक्षित व्यक्ति ही खड़ा हो सकता है या एक दलित समुदाय का व्यक्ति ही खड़ा हो सकता है, पर दलित समुदाय का जो व्यक्ति खड़ा होगा ना, वो उसको वोट दोनों देंगे, है ना, उसको वोट दोनों देंगे, ये भी वोट दे सकते हैं और ये भी वोट दे सकते हैं। तो अब क्या करेगा, अब दलित समुदाय को अगर जीतना है तो दोनों पक्षों को लेकर चलेगा। जैसे मान लो दो लोग खड़े हो गए वोट देने के लिए, ठीक है, जैसे मान लो एक एक्स खड़े हुए, एक वाई खड़े हुए, ये दोनों दलित हैं, क्योंकि इस सीट पे केवल दलित ही खड़ा हो सकता है। पर दलित क्या करेंगे, अब केवल दलित को नहीं संतुष्ट करेंगे, अब पूरे समुदाय को संतुष्ट करेंगे, क्योंकि इन्हें दोनों से वोट मिलने हैं और ये चाहेंगे कि दोनों से ज़्यादा वोट मिले। इस तरह एक दलित नेता भी बनेगा, साथ में पूरे समुदाय को लेकर बनेगा। तो ये होता है जो वर्तमान में व्यवस्था है ना, और यही गांधी जी ने कहा। तो फिर क्या हुआ, गांधी जी ने जो उसका पृथक निर्वाचन मंडल था ना, उसका मांग था, उसको कैंसिल कर दिया, है ना, समझाया अम्बेडकर जी को, आमरण अनशन कर दिया कि मैं मर जाऊंगा लेकिन ये बात नहीं मानूंगा। गांधी जी जिद्दी बहुत थे, है ना, और जिद के आगे उनके कुछ नहीं चलता था, और जिद भी उनकी सही होती थी, ठीक, उसी को सत्याग्रह। तो इस तरह फिर हुआ पूना पैक्ट। पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट यही था, गांधी और अम्बेडकर के बीच में जो पुराना प्रोसेस था या जो पुरानी प्रक्रिया को चाह रहे थे, उसको खंडित किया और कहा कि हम अब रिजर्व सीट देंगे। अर्थात पूना पैक्ट के तहत पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को नहीं माना और संयुक्त निर्वाचन मंडल की मांग को माना। और मैंने दोनों को आपको अंतर बताया है। मेरा यही उद्देश्य होता है कि आपको ना कुछ रटना नहीं पड़े, क्योंकि आप जिस एज में हो ना, मतलब मैं इसको कहा करता हूँ बहुत सुंदर उम्र है, ठीक है, खासकर यह कहिए कि 20 साल से लेकर 24 साल तक की जो भी बच्चे हैं आप में से, उनके पास बहुत बेहतरीन मौका है सरकारी नौकरी पाने का। और सरकारी नौकरी मतलब अधिकारी, यूपीएससी व यूपीपीएससी, बस आप मेहनत करिए, है ना। मैं एक वीडियो लूँगा, उसमें बताऊँगा कि हम लोग कौन कौन सी गलतियाँ करते हैं फिर से, ठीक है, तो उसको ज़रूर देखिएगा आप लोग जब भी आए, ठीक है। तो हमने समझा कि पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को खारिज कर दिया और हमने संयुक्त निर्वाचन मंडल की मांग को माना, जिसे पूना पैक्ट कहा गया। इसके तहत पहली बार SC ST समुदाय को राजनीतिक रूप से आरक्षण मिला और प्रक्रिया चालू हुई। फिर अब एक बात और समझते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या था। गांधी जी कैसे कहते थे कि दलितों का उत्थान करो, अंबेडकर कैसे कहते थे दलितों का उत्थान करो। तो देखो दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या था। गांधी कहते थे कि जो पूरा समुदाय है और समुदाय में जो सवर्ण वर्ग है उसको ना कुछ गलत जानकारी है। जो सवर्ण समुदाय है उसके मन में, उसके दिल में कुछ गंदगी है, पर ये गंदगी हटाई जा सकती है और इसको साफ किया जा सकता है, अर्थात उनके हृदय को परिवर्तन किया जा सकता है। और जैसे ही हृदय परिवर्तन हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, ये फिर से पूरे समुदाय को एक साथ लेंगे, दलितों का उत्थान होगा, मिल बांट के चलेंगे, ऐसा कहा उन्होंने। गांधी ने ये कहा कि जो सवर्ण वर्ग है, जो अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी को फॉलो कर रहा है, वो गलत जानकारी के कारण कर रहा है। इंसान मूलतः बहुत अच्छा है, ठीक है, मानव मूलतः बहुत अच्छा है, लेकिन उसको गलत जानकारी हो गई इसलिए वो भटक गया है। अगर उसको सही जानकारी दे देंगे ना तो सब अच्छा होगा। तो इसी को कहा हृदय परिवर्तन। कहा गांधी जी ने कि हम हृदय परिवर्तन कर देंगे सवर्णों का तो सही हो जाएगा सब कुछ, परेशान ना हो, है ना। इसीलिए ये मांग करते थे सबसे, है ना। इनके जितने भी प्रक्रियाएं देखोगे तो ये हृदय परिवर्तन करने की कोशिश करते थे कि हम सवर्णों का हृदय परिवर्तन कर देंगे तो सही होगा। अंबेडकर कहते थे कि इससे कुछ नहीं होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कानूनी अधिकार देने होंगे, है ना, और कानून के माध्यम से दलितों को सशक्त करना होगा। उनको जो उनकी क्षमताएं खत्म हुई हैं क्षमताओं को फिर बनाना होगा, उनको उनके अधिकार देने होंगे, है ना। अर्थात गांधी कहते थे कि सवर्णों का जब हृदय परिवर्तन होगा तो वो अधिकार देंगे, लेकिन अंबेडकर कहते थे कि हमें अधिकार छीनना है। ये कौन छीनेगा, ये छीनेगा राज्य, है ना, अर्थात संविधान छीनेगा, राज्य छीनेगा और कानून के माध्यम से दलितों को देगा। अर्थात इन्होंने कहा कि दलित समुदाय का उत्थान कानून से होगा। दलित शब्द, डिप्रेस्ड शब्द कब बोला जाता था, ये आज़ादी के पहले बोला जाता था। 1935 का जो एक्ट है उसमें भी दलित शब्द ही यूज किया है SC ST की जगह। अब आज हम उसे SC ST यूज करते हैं, ठीक। अब SC और ST क्यों यूज करते हैं इसको आप लोग खुद सर्च करिएगा और ना मिले तो फिर बताइएगा,
ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं। संविधान सभा हो रही होगी। संविधान सभा तो आप जानते ही हैं कि अंबेडकर जी का अच्छा खासा प्रभाव था, और आपको पता ही है कि अंबेडकर ने क्या कहा था कि हम कानून के माध्यम से, संविधान के माध्यम से, राज्य के माध्यम से सशक्त करेंगे, इसलिए हमें संविधान में ही प्रावधान करने हैं जिसके तहत वो मजबूत बने। तो इसी क्रम में चलिए चलते हैं और पढ़ते हैं कि क्या क्या प्रावधान किए गए। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रावधान है आरक्षण के लिए या समानता के लिए वो है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 के दो पक्ष हैं। एक कहता है विधि के समक्ष समानता का अधिकार, है ना, और दूसरा कहता है विधि का समान संरक्षण, है ना। दो पार्ट हैं, ठीक है। पहला पार्ट क्या है? एक पार्ट ये कहता है, अब देखिए आर्टिकल 14 समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्लास थोड़ी लंबी होगी तो इसीलिए सीट बेल्ट बांध के रखें। क्लास बहुत कठिन भी हो सकती है। अगर आपको समझना है और आपको लगता है कि जीवन में कुछ करना होगा तो बैठिए, क्योंकि बिना मेहनत करे आप सोच रहे हैं अधिकारी बन जाएंगे तो खुद के साथ झूठ बोल रहे हैं, है ना। मेहनत करनी होगी, ठीक है। अब आर्टिकल 14 के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, ठीक है, और दूसरा होता है विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब ये दो पार्ट हैं। ये दो पार्ट हैं। अब इन दो पार्ट को आर्टिकल 14 में लिखा है और दोनों का बहुत अलग मतलब है। पहला है विधि के समान समता, मतलब विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये क्या कहता है? ये कहता है कि यदि राज्य कोई कानून बनाएगा तो सबके लिए होगा, ऐसा नहीं कि कोई विशेष वर्ग होगा उस कानून से परे होगा। जैसे अगर राज्य ने कानून बना दिया कि किसी की हत्या करने में फांसी होगी, है ना, कानून बना 302 आर्टिकल, फांसी होगी या सजा होगा, 300 बना, ये आईपीसी की धारा 302 क्या है? ये कहती है कि कोई भी अगर हत्या करेगा तो उसे सजाए मौत हो सकती है, ठीक। अब ये कानून सबके लिए होगा। पहले क्या होता था? पहले समाज में दो वर्ग होते थे, ठीक, अपर कास्ट और लोअर कास्ट। और मान लीजिए अगर हत्या हुई किसी की तो अपर कास्ट के लिए अलग कानून था, लोअर कास्ट के लिए अलग कानून था। समझ में आ रही बात? तो ये क्या है? ये कानून क्या कर रहा है? दोनों के लिए अलग अलग कानून है, दोनों के लिए अलग अलग कानून है। किसमें? हत्या के संदर्भ में। ऐसे ही मान लो कि चोरी करने के लिए भी अलग अलग कानून होगा, है ना। अर्थात कहिए ब्राह्मणों के लिए अलग, ठीक है, जो वैश्य समुदाय है उसके लिए अलग, क्षत्रिय समुदाय अलग। तो ये क्या है? अलग अलग कानून है। इसी को खत्म करने के लिए आर्टिकल 14 का पहला प्रावधान है कि विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून सबके लिए एक है। आप एक कानून बनाओगे वो सबको मानना पड़ेगा, ठीक। ये तो हो गया क्लियर। तो ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है समानता को स्थापित। पर ये कैसी समानता है? ये समझिए वही समानता है कि सबके लिए एक नियम होंगे। लेकिन एक दूसरा प्रावधान भी है, विधि का समान संरक्षण। इसका क्या कह रहा है? इसका मतलब ये है कि जो राज्य है, विधि का मतलब राज्य, है ना, विधि को बहुत छोटा मत समझिएगा, है ना। विधि का मतलब है राज्य। ये कह रहा है कि राज्य सबको समान रूप से संरक्षण देगा, अर्थात सबको बराबर से केयर करेगा। इसको एक मैं बहुत उदाहरण बताऊं कि मान लीजिए एक माँ है और माँ के दो बच्चे हैं। एक बच्चा ए है और दूसरा बच्चा बी है। जो बी है वो बहुत कमज़ोर है ना। मान लो पैदा होते ही, ठीक है, बहुत कमज़ोर बीमार रहा। तो अब बताइए कि जब भी इसके लिए सामान आएगा ए के लिए और बी के लिए, मान लीजिए ए और बी के लिए, दोनों के लिए दूध आता है ना, तो क्या आपको ये लगता है कि दोनों के लिए समान मात्रा में दूध आना चाहिए? ये तो यही कहेगा कि ऐसा होना चाहिए, इस वाला पक्ष। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये बच्चा कमज़ोर है तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको ज़्यादा दूध देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यही समानता है, उसको ज़रूरत ज़्यादा है। क्योंकि इन दोनों में क्या है? इन दोनों में इक्वलिटी नहीं है। ये दोनों क्या क्या हैं? ये दोनों क्या रहा है कि ये दोनों खुद अलग है, ए अलग है और बी अलग है। बी कमजोर है बहुत, समझ रहे? बी बहुत कमजोर है। तो ये कहता है विधि का समान संरक्षण, अर्थात विधि मतलब माँ मान लो, और माँ का दोनों को समान रूप से संरक्षण होना चाहिए। समान का मतलब समझ रहे हो क्या है? जिसको जितनी जरूरत हो उतनी दो। अगर मान लो ए है और बी है, क्योंकि ए स्वस्थ है तो ए को कम दूध दे दो, पर बी कमजोर है तो बी को ज़्यादा दो। ये कह रहा है।
अर्थात माँ के लिए एक और प्रावधान कर रहा है, अर्थात ये सकारात्मक पक्ष है। ये क्या है? ये नकारात्मक पक्ष है। नकारात्मक मतलब ये राज्य को मना कर रहा है कि अलग अलग कानून नहीं बनाओगे। और ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति कमजोर है तो उसके लिए अलग कानून बनाओगे। अर्थात ये सकारात्मक पक्ष है, वो नकारात्मक पक्ष है। अब इसको और देखते हैं, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है समान के लिए समान, है ना, और असमान के लिए असमान। देखिए, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं थोड़ी समस्या आ सकती है, थोड़ी कठिन हो सकता है, ठीक है, लेकिन मेरा काम है आपको पढ़ाना, ना कि धोखे में रखना, है ना। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, मैं चाहता तो इन सबको इग्नोर कर सकता हूं और आपको एक ऐसी कहानी बना दूंगा, लगेगा सब आ गया, पर वास्तविक रूप से आपको कुछ नहीं आएगा, है ना। और जब एग्जाम होगा तो आप पीछे रह जाओगे। जो वर्तमान की आजकल कई कोचिंगें करती हैं, वो आपको जानबूझकर कुछ ऐसा कठिन नहीं पढ़ाती ताकि आपको ये ना लगने लगे कोचिंग बेकार है। वो आपको हंसवाती हैं, मजाक करती हैं, आपको बड़ा अच्छा फील होता है क्लास करके, पर रिजल्ट नहीं आता। इसीलिए हिंदी मीडियम बाहर है, ठीक है। समान के लिए समान, असमान के लिए असमान। अब कहोगे ये क्या है? तो चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि राज्य हमारी माँ की तरह है ना। और राज्य को क्या करना है? सभी नागरिकों की सुरक्षा करनी है। तो क्या करेगा? राज्य ने एक नियम बना दिया कि महिलाओं को रात में आने जाने के लिए अलग से व्हीकल मिलेंगे, अर्थात ये कभी भी कहें तो इनके लिए सरकारी गाड़ी उपलब्ध होगी इमरजेंसी में अगर जाना। तो क्या किया इसने तो पुरुष के लिए क्या कहा, जो मेल है उसके लिए तो कोई कानून नहीं बनाया, जबकि फीमेल के लिए क्या कर दिया? अलग नियम बनाया। तो आप कहोगे ये तो गलत बात है यार। क्यों गलत है? क्योंकि ये क्या है? ये भेदभाव कर रहा है। लेकिन मैंने क्या कहा? समान संरक्षण, अर्थात क्यों? क्योंकि महिलाएं ज्यादा सुभेद्य हैं, इसलिए उनको देना पड़ेगा, जबकि पुरुष उतना सुभेद्य नहीं है। पुरुष तो क्या एक भी सुभेद्य नहीं है, तो पुरुष को नहीं दो। तो ये सही है, ये समानता ला रहा है। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जस्टिस है। तो यहां बात आपको समझ में आई कि ये है समान संरक्षण। अब देखिए यहां क्या किया, अब जितने भी पुरुष हैं उन सब के लिए एक नियम है ना। जितने भी पुरुष हैं उन सब के लिए देखो एक नियम है, अर्थात जो पुरुष है, अर्थात सब समान है, इनके लिए समान नियम बनाए। ये तो नहीं कहा कि किसी वर्ग के पुरुष के लिए गाड़ी चलेगी, है ना। तो ये तार्किक बात है, सुनिए आप समझिएगा इसको। तो सारे पुरुष जब समान है तो उनके लिए समान नियम बनाए, लेकिन महिलाएं और पुरुष असमान है, इनमें अंतर है ना, सामाजिक परिस्थितियों में अंतर है इनमें। तो चूंकि महिलाएं सुभेद्य हैं सामाजिक रूप से, तो क्या कहा? इनके लिए अलग कानून बनाया। तो अब आप समझ गए, समान के लिए समान, अर्थात सभी महिलाओं के लिए गाड़ी आएगी, सभी पुरुषों के लिए गाड़ी नहीं आएगी। पर चूंकि ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए इन दोनों के लिए अलग अलग। तो ये हो गया आर्टिकल 14, और यही आधार है भारत में रिजर्वेशन का। आर्टिकल 14 विधि का समान संरक्षण। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, ठीक है। और आपको ये समझ के चलिए बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट एक समझ में आ गया। सामान्यतः किसी को नहीं पता रहता, तो तैयारी कर भी रहे हो। चलिए अब आर्टिकल 15 चलते हैं। आर्टिकल 15 में क्या कहा गया? अब देखिए ये सब कहीं ना कहीं समानता स्थापित करने के लिए है। तो आर्टिकल 15 ने कहा कि केवल, पहले केवल शब्द सुन लीजिए, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ये कहा कि जो राज्य है ना, राज्य इन आधार पे, ठीक है, धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे कोई भेद नहीं करेगा। राज्य का मतलब समझिएगा कोई भी सरकारी संस्थान। जैसे मान लीजिए मैं किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने जाऊं, विश्वविद्यालय कहे कि नहीं देंगे तुम्हें एडमिशन, तो मैं पूछूंगा क्यों नहीं दोगे? तो कह दिया कि तुम इस जाति के, इसलिए नहीं दोगे। मैं तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में क्या कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा कि संविधान ने तो हमें दिया है ना मूल अधिकार कि क्या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तो मुझे एडमिशन जो नहीं दे रहा है वह संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट तुरंत विश्वविद्यालय को 4 बातें सुनाएगा और कहेगा कि जाओ तुम एडमिशन लो ना। लेकिन अगर मान लो मुझे विश्वविद्यालय ने निकाल दिया, और फिर मैं क्यों निकाला? क्योंकि उसने ये कहा कि मान लो कि यहाँ केवल फर्स्ट डिवीजन वालों का एडमिशन होता है, तुम सेकेंड डिवीजन हो, तो फिर अगर मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? क्योंकि संविधान ने क्या किया है?
संविधान ने तुम्हें केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर दिया बस अधिकार, ना कि डिग्री परसेंटेज के आधार पे। इस कारण तुम घर बैठो हो, है ना। तो ये कहा। और देखिए आर्टिकल 15 की एक खासियत है कि यहाँ जो राज्य शब्द लिखा है मतलब राज्य का कोई भी संस्थान, उसका अस्पताल हो, उसका स्टेशन हो, कुछ भी, साथ में नागरिकों के लिए भी का स्पेशल प्रावधान किया है कि नागरिक भी नहीं भेदभाव करेंगे। यदि मान लीजिए कि कोई आपके गांव में एक ऐसा कुआं है जिसको सब यूज करते थे, लेकिन कोई नागरिक ये नहीं कह सकता कि ये इस जात के लिए है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 15 में सुरक्षा दी है। ठीक है। अब इसी तरह आर्टिकल 15 था। आर्टिकल 16 क्या है? आर्टिकल 16 ये कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर, अर्थात किसी भी सरकारी नौकरी के लिए, है ना, क्लियर, सरकारी नौकरी में नियुक्ति से संबंधित मामले में राज्य क्या करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात ऐसा नहीं होगा केवल ब्राह्मणों के लिए ये नौकरी है, केवल क्षत्रियों के लिए ये नौकरी है, केवल दलितों के लिए ये नौकरी, ऐसा नहीं है ना। क्यों? क्योंकि उसने मना किया है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, मूल वंश, जाति, लिंग, ठीक है, जन्म स्थान और निवास स्थान के किसी के आधार पर भी कोई नागरिक से भेदभाव नहीं किया जाएगा। राज्य अर्थात कहा है कि राज्य इन आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, इनके इतर भेदभाव कर सकता है। ठीक, जैसे इसमें भाषा शब्द नहीं लिखा, देखिए, ठीक है, तो क्या कर सकता है? आप चाहिए उड़ीसा में पेपर देने, उड़ीसा वाले ये नहीं कहेंगे कि आप यूपी के इसलिए नौकरी नहीं देंगे, ये कहेंगे कि क्या आप उड़ीसा का भाषा जानते हैं, अगर नहीं जानते तो विदा, है ना। तो भाषा के आधार पर भेदभाव हो सकता है क्योंकि इसमें नहीं लिखा भाषा। तो इस तरह क्या हुआ, सारे राज्य मतलब सारी सरकारी संस्थाएं इन आधारों पे भेदभाव नहीं कर सकती, अर्थात समानता ला रही है सरकार। हमारी संविधान हमारा समानता की बात कर रहा है। पर आपको पता है कि समानता क्या होते हैं? उसके दो चरण होते हैं, एक नकारात्मक चरण और एक सकारात्मक चरण। सकारात्मक में क्या, सरकार कुछ कदम उठाती है, तो इसीलिए 16(4) जोड़ा। और 16(4) में क्या कहा गया? बड़े प्यार से सुनिएगा, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगा। अर्थात अगर राज्य को ये लगता है कि कोई विशेष वर्ग को प्रशासनिक नौकरियों में प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उनको क्या किया जाएगा? उनके लिए अलग प्रावधान किया जाएगा। आप अब समझिए, अंबेडकर जी ने किया होगा, क्यों? क्योंकि फिर से अधिकार मिले नौकरी के, है ना। देखिए ये नौकरी के लिए किया केवल, क्योंकि आर्टिकल 16 का संबंध नौकरी से है। अभी शिक्षा के लिए आरक्षण की कोई बात नहीं हुई, अभी नौकरी के लिए बात हुई। और इसके तहत क्या दिया? SC ST को नौकरियों में आरक्षण मिला। इसमें लिखा भी था सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए, सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग को। और याद रखिएगा आर्थिक शब्द में नहीं लिखा यहाँ, अर्थात जो वर्ग सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ या शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है उनके लिए विशेष प्रावधान किया जा सकता है। तो इस तरह आरक्षण की शुरुआत हुई इस आर्टिकल से। साथ में आर्टिकल 46 में भी कहा है। आर्टिकल 46 में क्या कहा है? आर्टिकल 46 में कहा है कि यदि राज्य को लगता है कि कोई वर्ग जो आर्थिक रूप से कमजोर है या सामाजिक रूप से कमजोर है या शैक्षिक रूप से कमजोर है, उसका विशेष ध्यान रखिए। ये राज्य को कहा है ना। राज्य को संविधान ने क्या निर्देश दिया है कि ऐसे प्रावधान करना ना कि जो तुम्हारे राज्य में आर्थिक, सामाजिक व शैक्षिक रूप से कमजोर है उनकी विशेष केयर करना। जैसे मैंने कहा था कि आर्टिकल 14 में मम्मी के लिए, है ना, कि जो बच्चा कमजोर है उसकी विशेष केयर करना, वैसे ही संविधान भी मान लीजिए हम सबकी क्या माँ है, और उसने राज्य को निर्देश दे दिया कि भाई सुनो, जो कमजोर वर्ग है ना उनका विशेष केयर करना। साथ में ये भी कहा कि SC ST समुदाय का तो जरूर ध्यान देना। तो आर्टिकल 46 भी कहा है आरक्षण के लिए। समझिएगा, ये सब आपको मैं आर्टिकल इसलिए बता रहा हूँ कि इनको समझेंगे तब आपको स्थिति समझ में आएगी कि क्यों आरक्षण है, कैसे आरक्षण है। यही सुप्रीम कोर्ट इन्हीं का नाम बार बार लेता है। फिर आर्टिकल 330 और 332 क्या है ये समझ लीजिए। ये कहता है विधानसभा में, ठीक है, SC ST समुदाय का आरक्षण होगा। ये कहता है संसद में। ठीक, अब ये हो गया राजनीतिक आरक्षण, और ये था केवल मात्र 10 साल के लिए बस। और हम लोगों को मन में क्या रहता है कि शिक्षा में भी 10 साल के लिए था, ये सरकार मानी नहीं रही, ठीक है, या नौकरियों में भी मात्र 10 साल को था। ऐसा में नहीं था, शिक्षा और नौकरी में नहीं था।
ये मंद बुद्धि और कमजोर बुद्धि वालों की बात है। अगर आप पढ़ेंगे तो केवल राजनीतिक आरक्षण 10 साल के लिए था बस, जो इन 2 आर्टिकल के तहत मिला था, और जिसको लगातार बढ़ाया जा रहा है, 10-10 साल बढ़ा देते हैं। पहले तो क्या था, आर्टिकल 331 और 333 के तहत एंग्लो इंडियन को मिला हुआ था, लेकिन अब वो खत्म कर दिया, है ना। अब ये 2 बस बचे हैं, इनको भी दिया जा रहा। अब आर्टिकल 335 क्या कहता है, एक आर्टिकल ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये आर्टिकल कहता है कि यदि राज्य को लगता है कि उसका प्रशासनिक दक्षता बरकरार है, तो उसके प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को विशेष प्रावधान करेगा। अर्थात ये क्या कह रहा है, 335 दोनों में संतुलन बना रहा है। ये कह रहा है कि हमें प्रशासन की दक्षता भी ध्यान देनी है। अर्थात ये नहीं है कि आरक्षण के नाम पे किसी को भी नौकरी दे दो, हमें प्रशासन की दक्षता को भी बरकरार रखना है। साथ में हमें क्या करना है, साथ में हमें इन लोगों के लिए विशेष प्रावधान भी करने हैं। तो ये कहा है राज्य को कि आप देखिए कि प्रशासन में दक्षता खराब ना हो, उस आधार पे इनके लिए विशेष प्रावधान करिए। तो 335 भी एक प्रकार से क्या करता है, इनके आरक्षण की बात करता है। तो ये सब कुछ आरक्षण के लिए प्रावधान थे, है ना। अब सवाल ये उठता है कि हमारा संविधान बन गया, संविधान जब बन गया तो देश के लोगों में खुशी की लहर थी कि अब अच्छा होगा। दलित समुदाय था, उनको भी उम्मीद थी कि अच्छा होगा, है ना। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि सभी स्टेट थी, जो राज्य सरकारें थी, उन्होंने कानून बनाना चालू किया होगा। तो उसी में एक तमिलनाडु स्टेट था, तमिलनाडु ने क्या किया, शिक्षा के लिए आरक्षण कर दिया। कहा जो शिक्षा के संस्थान है ना, उच्च शिक्षा संस्थान, उसमें एसटी और ठीक है समुदाय के लिए आरक्षण कर दिया। अब जब आरक्षण दिया तो क्या हुआ, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो गया। फंडामेंटल राइट का मतलब क्या, चूंकि फंडामेंटल राइट में क्या कहा था कि जाति के आधार पे भेदभाव नहीं करोगे किसी भी राज्य की संस्था द्वारा, पर यह शिक्षा संस्था तो कर रही है और राज्य की है, ये क्यों कानून बनाया है। तो इसके संबंध में ये सुप्रीम कोर्ट केस गया। सुप्रीम कोर्ट में इसी केस को कहते हैं चम्पकम दोराइजन मामला, ठीक है, 1951 का मामला है। इस केस में जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट में कौन थे, 2 पक्ष थे। एक तो चम्पकम दोराइजन रहे होंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट गए होंगे, सुप्रीम कोर्ट में 2 थे, एक तो चम्पकम दोराइजन के वकील और एक क्या था, एक सरकार होगी, है ना। अब क्या था, कानून जो बना था, जो कानून क्या कर रहा था, जो कानून शिक्षा संस्थानों में एक विशेष वर्ग के लिए आरक्षण की मांग कर रहा था, वो कानून था। अब इसी कानून का क्या होना है, मूल्यांकन, सही है कि गलत, संविधान के अनुरूप है कि नहीं। तो चम्पकम दोराइजन क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये कानून क्या करता है, जाति के आधार पे भेदभाव, है ना, और इस कारण ये क्या है, ये शून्य है। आपको अच्छे से पता होगा कि मैंने क्या बताया था, जब किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो तो आर्टिकल 32 के तहत वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है ना। और आर्टिकल 13 क्या कहता है कि ऐसा कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट को कम कर रहा हो वो असंवैधानिक होगा। तो यही कहा चम्पकम दोराइजन, 32 आर्टिकल का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट गए और ये कहा कि चूंकि ये कानून आर्टिकल 15 का उल्लंघन कर रहा है, और आर्टिकल 15 क्या है, जो ये कहता है कि जाति के आधार पे आप भेदभाव नहीं करोगे, जबकि कानून तो कर रहा है। तो इस आधार पे ये कानून शून्य है। लेकिन सरकार क्या करती है, सरकार कहती है कि आर्टिकल 46 ने हमें कहा है, आर्टिकल 46 ने हमें ये कहा है कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण देना होगा, है ना। तो ये कह रहे हैं कि हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व मान रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम फंडामेंटल राइट की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट को ज़्यादा वरीयता दी और कहा कि ये कानून शून्य होगा। तो भाई अब जो वहाँ की सरकार थी उसको तो झटका लग गया कि हम कैसे काम करेंगे, हम कैसे सामाजिक न्याय देंगे, है ना। हमने तो यही वादा करके सरकार बनाई है, हम कैसे संविधान की बातों को पूरा करेंगे। अंबेडकर भी उस समय जिंदा थे, अंबेडकर ने खुद कहा था कि बड़ा कष्ट हुआ कि सुप्रीम कोर्ट संविधान की भाषा या संविधान की आत्मा को नहीं समझ पाया। उसने केवल संविधान के शब्दों को लिया, संविधान की आत्मा को नहीं लिया। जैसे हम कहते हैं ना कि बातों में क्या रखा है, भावनाओं को समझो, तो यही था कि संविधान की भावनाओं को नहीं समझा। लेकिन नेहरू जी ने समझा भावनाओं को, और नेहरू जी ने कहा रुको, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं सही हो रहा तो हम इसी को सुधार देते हैं। तो कहा कि प्रथम संशोधन करो संविधान में, प्रथम संशोधन। अब प्रथम संशोधन 1951 में हुआ और उसमें क्या किया गया, आर्टिकल 15 में चौथा पार्ट जोड़ दिया
और ये कहा कि सामाजिक व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। अब 15/4 कर दिया और कहा परेशान ना करो सब कोई, अब कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। हालांकि बवाल हुआ, लेकिन क्या हुआ, SC ST के लिए शिक्षा संस्थानों में प्रावधान किए गए, क्योंकि 16/4 के तहत नौकरियों में भी थे, तो इस तरह फिर उनको अब आरक्षण मिलने लगा। 16/4 के तहत नौकरी में, 15/4 के तहत शिक्षण संस्थानों में, है ना। तो इस तरह उनको आरक्षण मिलने लगा, देश चलने लगा, उनका कल्याण होने लगा। फिर क्या हुआ, फिर 1977 में मोरारजी देसाई क्या बने, भारत के प्रधानमंत्री, जनता सरकार, ठीक है। फिर इन्होंने एक मंडल कमीशन का गठन किया, मंडल कमीशन का। अब आप कहोगे ये क्यों गठित किया? देखो, आर्टिकल 340 में कहा गया है, ठीक है, कि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े अन्य वर्ग हों, 2 वर्ग माने, देखो जैसे मान लो ये पूरी जनता है, इस जनता में इतना पार्ट तो सामाजिक और शैक्षिक रूप से आगे है, लेकिन ये पूरा भाग पिछड़ा हुआ है ना। और ये है SC ST वर्ग जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा है, पर ये वर्ग भी तो पिछड़ा है, इसका भी तो कल्याण करना होगा। तो इसके लिए कहा था आर्टिकल 340 में कि इसकी पहचान करने के लिए, इसके बारे में चर्चा करने के लिए एक आयोग गठित किया जाएगा जब भी राष्ट्रपति का मन हो, है ना। तो राष्ट्रपति ने पहले एक काका कालेकर आयोग गठित किया 53 में, उसका कोई ज़्यादा परिणाम अच्छा नहीं आया, वो ज़्यादा अच्छे से व्याख्या नहीं कर पाए शायद। फिर 340 आर्टिकल का यूज करते हुए 1977 में मंडल कमीशन का गठन किया गया, अर्थात मंडल जी उसके अध्यक्ष थे। फिर क्या हुआ, अब इनसे क्या कहा गया कि भाई देखो अदर बैकवर्ड क्लास क्या है ना। SC ST तो एक बैकवर्ड क्लास हो गया, लेकिन इसके अलावा भी तो कुछ होंगे, है ना, जो सवर्णों से कम होंगे पर SC ST से ज़्यादा होंगे, अर्थात बीच में कहीं ना कहीं तो होंगे, तो उनको भाई पहचानो। तो फिर क्या किया, फिर पहचाना। और देखिए BP मंडल जी उस समय के जो राष्ट्रपति थे उनको क्या दे रहे हैं, ये रिपोर्ट दे रहे हैं, और ये रिपोर्ट 1980 में तैयार हो गई थी, 83 में राष्ट्रपति जी को दे दिया था, है ना। क्योंकि इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी अपना आराम से राजनीतिक पायरी खेल रही थी। उन्होंने कहा अगर मैंने ये इसकी अनुशंसा को माना, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था 52% लोग क्या हैं, 52% लोग OBC हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, और इनको 27% आरक्षण देना चाहिए, है ना। और SC ST समुदाय को देखिए आरक्षण मिल ही रहा है ना। SC और ST को मिल रहा था, ठीक है, इनको इनकी जनसंख्या के अनुपात में मिल रहा था, जितने % इनकी जनसंख्या है उतना दिया जा रहा था भाई, जितनी। अब मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, तो भारत में मान लीजिए इतने जनरल लोग हैं, तो इतना जनरल, मान लो इतना वर्ग ST है तो इसको इतने ही वर्ग के लिए ST का आरक्षण मिलेगा, इतने के लिए SC। इस तरह किया था प्रावधान कि जितनी जनसंख्या है उसी अनुपात में इनको आरक्षण मिलेगा, ठीक है। लेकिन इनके लिए क्या किया, इनके लिए कहा कि 52% टोटल OBC है ना। क्राइटेरिया बनाया हुआ शिक्षा के मामले में पिछड़े, सामाजिक मामले में पिछड़े हैं, या जो भी क्राइटेरिया बनाए थे, मैंने क्राइटेरिया तो नहीं याद अभी, ठीक है। तो 27% आरक्षण की बात की इनके। इंदिरा गांधी जी को पता था कि अगर मैं ये आरक्षण दूंगी तो फिर क्या होगा, मेरे खिलाफ एक आवाज़ उठने लगेगी, है ना, जो सवर्ण वोट बैंक है वो मुझसे नाराज़ हो जाएगा। इस कारण कहा कि भाई इसको दबा पड़ा रहने दो, क्योंकि अभी मैं आराम से सीटें जीत गई हूँ, क्या मैं बेमतलब का एक नया इशू ले लूँ, ठीक है। फिर उसके बाद राजीव गांधी आए, उन्हें भी यही लगा, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया इसमें, ठीक। फिर लेकिन अब देखिए एक बात और याद रखिएगा कि जो मंडल कमीशन थी उन्होंने जनसंख्या 1931 की ली थी, अर्थात जनगणना 1931 की यूज की थी, ठीक। ये बात याद रखिएगा, अभी आगे काम आएगी। अब क्या हुआ, 1989, ठीक है, VP सिंह की सरकार, VP सिंह की सरकार थी। अब VP सिंह की सरकार क्या थी, बड़े कमज़ोर थी, है ना। क्योंकि कमज़ोर क्यों थी, इस कारण था कि जो इनके साथी थे, एक थे चंद्रशेखर जी, दूसरे थे देवीलाल, है ना। ये तीनों क्या थे, ये तीनों एक समान लेवल के नेता थे, तीनों को बराबर जनता में पहुंच थी, है ना। तो तीनों चाह रहे थे कि हम प्रधानमंत्री बने। तो इन तीनों की आपस में क्या थी, शक्ति के लिए लड़ाई थी। साथ में ये BJP के समर्थन से वोट चला रहे थे, और BJP उस समय एक हिंदू पार्टी के तौर पे अपने आप को स्थापित कर रही थी, है ना।
राम मंदिर का मुद्दा समझ रहे, के लिए। अब वीपी सिंह ने अपना दिमाग लगाया। वीपी सिंह ने कहा कि मैं ऐसा क्या कर दूं जिसके कारण सारी मतलब बहुमत मेरे तरफ आ जाए, हाँ। और उनको ये भी था कि बीजेपी हिंदुओं को सब लिए जा रही है, ठीक है। ये नेशनल फ्रंट की सरकार थी इस समय, ठीक है। राजीव गांधी बोफोर्स मामले से लड़ रहे थे, उनको अलग वीपी सिंह ने ही उनको बदनाम किया था। बदनाम क्या किया होगा तो किया होगा, मुझे तो नहीं कानूनी जानकारी इस मामले में, है ना। अगर किया होगा तो ठीक है, बदनामी हो। तो वीपी सिंह मामला ये था कि वीपी सिंह ने सोचा कि मैं कैसे उत्तर भारत में अपना रोल बढ़ा लूँ, क्योंकि सारी राजनीति उत्तर भारत से तय होती थी, है ना। इन्हें याद आया कि एक मंडल कमीशन की रिपोर्ट है भाई, अगर मैंने उसके नाम पे आरक्षण दिया तो हिंदू का एक बहुत बड़ा वर्ग मेरी तरफ हो जाएगा, जिसको उन्होंने कहा ओबीसी वर्ग। और हुआ भी यही, इन्होंने घोषणा कर दी कि हम आरक्षण देंगे 27%, और फिर उसको लेकर खूब बवाल हुआ, ठीक है। जो सवर्ण लोग थे जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा था, उनमें घोर निराशा हो गई कि शायद अब हमारे लिए नौकरियां बचेंगी ही नहीं, है ना। 27% ये लिए जा रहा है, बाकी ये लिए जा रहा है, तो टोटल क्या है 50% के आसपास तो सीटें आरक्षित हो गई। तो जो सामान्य वर्ग के लोग थे उनमें बहुत अंदर आग। और देखिए आप, ये भी कहा कि मंडल कमीशन ने 1931 के आधार पर जनगणना ली है, और 1931 में जो जिस जाति को तो आपने ओबीसी कहा है, उस जाति की स्थिति अब तो बिल्कुल अलग हो चुकी होगी। अब तो देश आजाद हो गया, उनके साथ अच्छा ही रहा होगा, है ना। आप 1931 के आधार पे उनको बैकवर्ड मान ले रहे हो। सबसे बड़ा यही इनके ऊपर आरोप लगा कि आप 1931 के आधार पे कैसे उनको बैकवर्ड कर रहे हो। 1931 में अगर वो गरीब थे, पिछड़े हुए थे, उनके पास जमीन नहीं थी, भूमि नहीं थी, लेकिन आज़ादी के बाद तो उनके पास भूमि हो गई। आप कैसे उनको ये कह रहे हो कि वो पिछड़े हुए हैं। और ऐसी कई जातियां हैं जो इस समय ओबीसी में है, लेकिन भूमि उनके पास जमीनें बहुत हैं, ठीक। तो इस तरह बहुत बवाल हुआ, मंडल कमीशन की बहुत आलोचना हुई। फिर नरसिम्हा राव सरकार आई। देखिए, आप खुद देखिए कि बवाल कैसे हुआ था। देखिए, इनका गोस्वामी जी थे एक, इन्होंने खुद को आग लगा ली थी। बहुत उत्तर भारत में इतना बवाल कभी नहीं हुआ था जो मंडल कमीशन के कारण हुआ, ठीक। तब भी सरकार ने अपने कदम पीछे नहीं किए और कहा वीपी सिंह ने कि मैं चाहता हूं कि सामाजिक न्याय की स्थापना हो, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं। पर शायद उनका उद्देश्य राजनीतिक रहा हो। और देखिए, यही सबसे बड़ी समस्या थी। 1990 के दशक में भारत में राजनीतिक अस्थिरता आ गई। क्षेत्रीय पार्टियां या जो भी पार्टी थी, अब किसी का अपना एक बहुमत नहीं रह गया। इस कारण उन्होंने अब आरक्षण को एक नया मुद्दा बनाया, और आरक्षण के नाम पर अब उन्होंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ लोगों को कर ले। तो यहीं से आरक्षण का एक शिगुफा छूटता था। और फिर आप देखिए कैसे लगातार रहा। नरसिम्हा राव जी आए, नई सरकार बनी नरसिम्हा राव जी की। नरसिम्हा राव ने इसको तो बरकरार रखा, थोड़ी बहुत खुश करने के लिए कहा कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको हम 10% देंगे आरक्षण। देखिए, वहां से पहली बार मांग हुई आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को। इन्होंने सोचा कि हम और एक तरफ आगे बढ़े, और इसके लिए एक क्या किया, एक संकल्प पेश किया। ये संविधान संशोधन नहीं किया, वहां की जो कार्यपालिका थी उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया कि हम क्या करेंगे, हम 10% आर्थिक रूप से आरक्षण देंगे। तो आपको समझ में आ गया वो मंडल कमीशन क्या है, और ये भी आप समझ गए होंगे। अब इसको लेकर इंदिरा साहनी केस हुआ एक 1993 में। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है आरक्षण के संबंध में। सुप्रीम कोर्ट ने, अब मंडल केस भी इसको बोलते हैं क्योंकि मंडल के तहत जो आरक्षण मिला था उसको लेकर कई लोग सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट ने उसी में इंदिरा साहनी मामले में निर्णय दिया। और निर्णय क्या दिया, सबसे पहला निर्णय उन्होंने दिया कि उन्होंने कहा कि जो 27% आरक्षण है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो संविधान के अनुरूप है, क्योंकि संविधान ने कह रखा है कि सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। तो पहली बात उन्होंने कहा कि 27% वाला आरक्षण की कोई दिक्कत नहीं है, दिया जाए इसको, ठीक है। तो एक प्रकार से जो मंडल कमीशन ने था उनको कहा कि अब आरक्षण मिलेगा। साथ में ये भी कह दिया कि आरक्षण केवल एंट्री लेवल पे मिलेगा, प्रमोशन के लेवल पे नहीं। अर्थात आप एक बार जब प्रवेश पा जाओगे ना किसी संस्था में, तो फिर ठीक है, फिर उसके बाद आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, कि आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा आरक्षण के लिए, क्योंकि पहले से प्रमोशन मिलता रहा है।
लेकिन अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी आपको आरक्षण मिलता है केवल एक बार आप संस्था में प्रवेश पाएंगे, अर्थात एक बार नौकरी पा गए उसके बाद आप फिर जैसे सामान्य लोगों के साथ व्यवहार होता है वैसे आपके साथ व्यवहार होगा। क्लियर? फिर क्या किया, एक और इसमें मामला दिया कि कितना भी आरक्षण कर लो लेकिन 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, अर्थात 50% आरक्षण के लिए सीट होगी और 50% किसके लिए सीट होगी, सामान्य वर्ग के लिए। ये भी कहा। 3 बातें हो गई। साथ में एक नियम और बताया कि ओबीसी में जो क्रीमी लेयर हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए अब मैं बता दूं क्रीमी लेयर क्या होता है, ठीक है, इसको समझिएगा। बहुत कम लोगों को, सबको ये पता है कि क्रीमी लेयर क्या होता है। क्रीमी लेयर ये जानते हैं कि एक ऐसा वर्ग जिसके पास पैसा है उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। अब समझिए, जैसे मान लीजिए ये ओबीसी है, जैसे मान लीजिए ये ओबीसी है, वर्ग है, ठीक है। अब ये मान के चलिए कि ओबीसी में बहुत से लोग होंगे, लेकिन क्या सबकी स्थिति एक सी है? क्योंकि ओबीसी के साथ कभी कोई अत्याचार नहीं हुआ जैसे एससी एसटी से होता था, तो इनका क्या है, एससी एसटी से स्थिति अलग है। ओबीसी को कभी सामाजिक रूप से अस्वीकार नहीं किया गया, कभी उनके साथ अनटचेबिलिटी नहीं की गई, तो इनके साथ वो व्यवहार नहीं हो सकता जो एससी एसटी के साथ हो रहा था। पहली बात तो ये बताया कि जो एससी एसटी थे उनकी स्थिति बहुत खराब थी, ठीक है, जबकि इनकी स्थिति बहुत अच्छी रही है कई मामलों में। इस कारण इनके साथ सेम वैसा व्यवहार नहीं होगा जो एससी एसटी के साथ होता था। अब आपको समझ में आया आर्टिकल 14 का बी पार्ट। बी क्या कहता है कि समान लोगों के लिए समान व असमान लोगों के लिए असमान, अर्थात एससी एसटी व ओबीसी असमान हैं, इनकी स्थिति अलग है, इसलिए इनके कानून अलग अलग होंगे। इसीलिए कहा एससी एसटी के लिए क्रीमी लेयर नहीं होगा। ये कितने भी, जैसे मान लीजिए कोई आईएएस भी बन जाए, उसकी लड़की को भी आरक्षण मिलेगा, लड़के को भी, फिर उसके लड़के को भी मिलेगा, है ना। लेकिन इसमें क्या कहा, इसमें कहा कि जो ओबीसी एक संपन्न वर्ग होगा, जिसके पास एक निश्चित इनकम होगी, जिसके पास निश्चित भूमि होगी, उसको हम सामान्य के तरह ट्रीट करेंगे, ना कि ओबीसी की तरह। अर्थात क्या कहा, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो वर्ग पहले से संपन्न है उस वर्ग को हम इस पिछड़े वर्ग की तरह नहीं मान सकते। ये मान लो पूरा ओबीसी है और ओबीसी में ये वर्ग क्या है, ये संपन्न वर्ग है और ये थोड़ी गरीब वर्ग है, तो ये कहा कि हम इस वर्ग को इस वर्ग के बराबर नहीं मान सकते। ये वर्ग तो संपन्न है, फिर इसको क्यों हम दे आरक्षण, ये वर्ग जरूर पिछड़ा है ओबीसी में। तो ये कहा कि ओबीसी में एक क्रीमी लेयर होगा कॉन्सेप्ट। क्रीमी लेयर मतलब जो लोग एक सामान्य दर्जे से, आर्थिक दर्जा, सामाजिक दर्जा इससे ऊपर हैं, अर्थात ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये मान लीजिए कि जिसके पास इतनी संपत्ति है वो थोड़ी अच्छा सामाजिक औचित्य उसका ज़्यादा है, सामाजिक महत्व उसका है ना, उसके लिए परेशान नहीं होना। तो क्राइटेरिया क्या रखा, क्राइटेरिया रखा आर्थिक रूप। अब भाई कोई ना कोई तो मापने का पैमाना बनाना पड़ेगा, तो आर्थिक रूप से ये रखा कि जिसके पास इतनी संपत्ति हो या जितने आय हो उसको आरक्षण नहीं देंगे। क्यों आरक्षण नहीं देंगे, क्योंकि समान लोगों के लिए समान नियम होता है। क्योंकि ये वर्ग क्या है, समाज में पिछड़ा नहीं है, अर्थात ये जनरल के समान ही है, जैसे जनरल था वैसे ये भी है, इसलिए इन दोनों के समान नियम होने चाहिए। आर्टिकल 14B बहुत टेक्निकल पॉइंट है, इसको समझिएगा और समझेंगे बड़ा मजा आएगा। तो जब कहा कि ये वर्ग जो क्रीमी लेयर वाला वर्ग है ये किसके समान है, ये तो समान है जनरल के, है ना। तो जब ये जनरल के समान है तो फिर बताओ समान लोगों के लिए अलग अलग नियम होंगे, नहीं होंगे। जैसे मैंने वहाँ कहा था पुरुषों के लिए नियम अलग नहीं होंगे। जब ये दोनों समान है तो दोनों के लिए एक नियम बनाओ, वो नियम क्या है, कोई आरक्षण नहीं, है ना। तो इस तरह क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट यही कह रहा है कि भाई जिसके बीच में अंतर हो तब कानून का अंतर हो ना। तो इस तरह क्रीमी लेयर की संकल्पना आई और इस तरह इंदिरा साहनी केस में 4 बातें लिख के आई। 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होगा, प्रोन्नति में आरक्षण नहीं होगा, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होगा और मंडल कमीशन की बातों को स्वीकार किया जाएगा। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने भी हाँ भर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई जो मंडल कमीशन आरक्षण दे रहा है वो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन पे दे रहा है और संविधान में तो प्रावधान है, चूंकि संविधान के आधार पर चेक करता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही भाई कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं मिलेगा तो फिर आपको पता है सारे राजनीतिक दल ये मुद्दा बनाने लगे, नहीं हम आरक्षण दिलवाएंगे यहाँ भी। तो ठीक है, और कारण भी बताया उन्होंने,
ये कारण बताया कि सामाजिक व शैक्षिक रूप से एक बार एंट्री तो मिल जाती है, पर चूंकि उनके अंदर वो क्षमता नहीं रहती जो क्षमता सामान्य लोगों में है या सवर्णों में, इस कारण उनको जब तक उनकी क्षमता न डेवलप हो जाए तब तक उनको प्रमोशन दिया जाए, है ना। तो यही का आर्टिकल, अब देखिए 77 अमेंडमेंट हुआ, 81 नंबर एक अमेंडमेंट हुआ, 82 नंबर का अमेंडमेंट हुआ, 85 नंबर का हुआ, ये अमेंडमेंट हुए। और ये सब संशोधन कहीं ना कहीं आरक्षण के संबंध में थे और वही प्रमोशन के संबंध में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसी में बवाल कर दिया था, है ना। और जो पहले से चला आ रहा था, पहले तो इस पर किसी ने चर्चा नहीं की, लेकिन जब इंदिरा साहनी केस में बात हुई तो प्रमोशन के लिए रोक दिया। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कैसे रोका था, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जब एक बार आपको नौकरी मिल गई तो आप अन्य नौकरी करने वालों के इक्वल हो गए, और जब अन्य नौकरी करने वालों के इक्वल हो गए तो फिर आपके साथ अलग अलग व्यवहार हम क्यों करें। लेकिन सरकार क्या कर रही है, सरकार कह रही है कि भाई नौकरी करने से भी इक्वल नहीं होते, इनके साथ हमेशा गलत होता है। कैसे गलत होता है, कहते इनके साथ उस संस्थान में भी अंदर गलत होता है। प्रमोशन के लिए एक रिपोर्ट होती है, एनुअल रिपोर्ट, और एनुअल रिपोर्ट में होता है वर्णन हर अधिकारी का। तो ये कहा जाता है कि जो SC/ST समुदाय से संबंधित होता है उनके लिए गलत वर्णन कर दिया जाता है, जिस कारण उनका प्रमोशन कम होता है ना। तो ये कहा कि हम आरक्षण के माध्यम से उनको आगे बढ़ाएंगे ताकि उनका प्रतिनिधित्व ऊपर तक हो। अब समझिए सुप्रीम कोर्ट ने 77, 81, 82 और 85 सारे अमेंडमेंट्स ये हुए, इनको लेकर कई लोग कोर्ट में पहुंचे। अब जब कोर्ट में पहुंचे तो कोर्ट में एक नागराज मामला आया, है ना। उसके पहले ये पढ़ लीजिए कि 93 अमेंडमेंट जो हुआ उसके माध्यम से क्या हुआ, जो पहले 15(4) हुआ था ना, 15 में 4, उसमें क्या कहा गया था, उसमें कहा गया था सार्वजनिक संस्थानों में अगर किसी विशेष वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा तो उसको मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, है ना। लेकिन अब क्या किया, अब 93 करके ये कर दिया गया कि अब निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण किया जा सकता है। 93 से निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण किया गया, अर्थात अब जो निजी स्कूल है ना उनमें भी सरकार आरक्षण का प्रावधान कर सकती है, पर यहाँ पर माइनॉरिटी स्कूल छोड़ दिए, अर्थात जो अल्पसंख्यकों के स्कूल होते थे उनके लिए कोई इसमें प्रावधान नहीं था। लेकिन बाकी जो सामान्य स्कूल थे वो चाहे निजी हों तब भी वहाँ आरक्षण का प्रावधान होगा, ठीक, ये अलग था। तो इस तरह मामला कहाँ गया, मामला सुप्रीम कोर्ट गया 2006 में, ठीक। अब 2006 में क्या, जो पहले 77, 72, सॉरी कौन कौन से अमेंडमेंट हुए थे, ठीक है, 77, 81, 82, 85 रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको बता रहा हूँ। ये सब आरक्षण से संबंधित है, वो भी प्रमोशन में, क्योंकि जब प्रमोशन में आरक्षण रुक गया सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने रोका तो फिर राजनीतिक संतुष्टिकरण की एक लहर चली, है ना। राजनीतिक संतुष्टिकरण कहिए, ये भी कह सकते हो कि हाँ वाकई इनके साथ गलत होता था। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर हुआ नागराज जजमेंट। नागराज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ठीक है, आपके जो पहले के जितने संशोधन हैं कि आप प्रमोशन करा सकते हो सब सही है, स्वीकार कर लिया सब, कहा ठीक है आपके सारी चीज़ें सही हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले के संशोधन हुए थे 77 वाला, 81 वाला, 85 वाला, उनको स्वीकार कर लिया, कहा आपके ये जितने भी संशोधन हैं ये पूरे संवैधानिक हैं, इनमें कोई गलत नहीं है। लेकिन कहा कि हमें 3 बातें ध्यान रखनी होगी प्रमोशन में आरक्षण देने के पहले। 3 बातों में पहली बात क्या थी, इसमें लिखा है, इससे कम समझ लें। पहली बात ये कही कि आर्टिकल 335 में ये कहा गया है कि प्रशासन की दक्षता भी बनी रहनी चाहिए, प्रशासन की दक्षता भी बनी रहनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट भी तो आर्टिकल का नाम ही लेके बोलता है बार बार, सुप्रीम कोर्ट अपने मन से थोड़ी कह देगा, वो कहेगा संविधान ने ऐसा कहा है। तो ये कहा कि संविधान ने 335 के तहत कहा है कि प्रशासन में दक्षता बनी रहनी चाहिए। तो ये कहा कि आप दीजिए प्रमोशन में आरक्षण, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये भी बताइए कि इससे प्रशासन की दक्षता पे प्रभाव नहीं पड़ेगा नकारात्मक, पहला पॉइंट। दूसरा क्या बोला, दूसरा बोला कि आपको जिस वर्ग को आरक्षण देना है आप हमें उसका डेटा बताइए कि वह मात्रात्मक रूप से पिछड़ा हुआ है, अर्थात मात्रात्मक रूप से हमारे पास डेटा लाइए कि वो सामाजिक रूप से पिछड़ा है, सामाजिक रूप से पिछड़ा है या शैक्षिक रूप से पिछड़ा है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कहा यदि आपको आरक्षण देना है ना प्रोन्नति में, प्रमोशन में, याद रखिएगा ये केस प्रमोशन के लिए है, एंट्री लेवल पे तो कोई बात ही नहीं है।
तो ये कहा यदि आपको प्रमोशन लेवल पे आरक्षण देना है तो पहले ये बताना होगा कि जो आप जिस वर्ग को आरक्षण दे रहे हो ये वर्ग बैकवर्ड है और इसके लिए मेरे पास डेटा लाइए, है ना। अर्थात राज्य को यदि किसी को देना है ना आरक्षण तो राज्य को पहले डेटा लाना होगा, जो कि बहुत कठिन काम है। आप कैसे कौन सा डेटा ले आओगे कि प्रदर्शित कर दोगे कि ये वर्ग पीछे है। फिर तीसरा, प्रशासन की दक्षता, मात्रात्मक डेटा, क्या हुआ तीसरा भी था एक, ठीक है, 10 रुपये। हाँ, तीसरा ये कहा था कि आप पहला क्या करोगे, पहले प्रशासन की दक्षता बनी रहेगी, ये बात सिद्ध करो। दूसरा मात्रात्मक डेटा लाओ, ये सब स्टेट को करना, राज्य को जो आरक्षण देगा। तीसरा ये भी कहा कि ये भी बताओ कि उनका प्रशासन में प्रतिनिधित्व नहीं है ना, अर्थात उनकी प्रशासन में उपस्थिति नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये दोनों चीजें तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों तो बताया जा सकता था कि भाई हम जिस अधिकारी को ले रहे हैं, ठीक है, उससे प्रशासन की दक्षता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ में ये भी था कि प्रशासनिक प्रतिनिधित्व भी बता दिया जाता कि सचिव लेवल पे इतने SC ST हैं केवल, ठीक है, या सचिव लेवल पे हो गया, या संयुक्त सचिव लेवल पे हो गया, या IS इतने कम है ना, तो इस तरह समझाया जा सकता था। पर ये समस्या थी, ये मात्रात्मक डेटा, क्वांटिटेबल डेटा, मात्रात्मक डेटा ये दिखाने के लिए कि आप जिस वर्ग को आरक्षण दे रहे हो उसको वो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। तो जब ये प्रावधान कर दिए ये तीन जिम्मेदारी किसकी है, राज्य की, अर्थात राज्य को ये दिखाना होगा कि ये तीनों शर्तें पूरी कर रहा है तभी वो आरक्षण दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ठीक है हम देंगे प्रमोशन, प्रोन्नति में, लेकिन इन तीनों बातों को ध्यान रखते हुए। फिर यही हुआ, इसको लेकर फिर क्या हुआ, इसको लेकर फिर बवाल हुआ। फिर केंद्र सरकार ने या राज्य सरकारों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से कि भाई एक बार फिर आप इसमें देखिए और समझिए कि हम ये मात्रात्मक डेटा नहीं ला सकते, ये बहुत कठिन है। और साथ ही जब एक बार राष्ट्रपति जी ने नोटिस दे दी, अब भाई ये बताइए SC ST समुदाय जो है इनको कौन अधिसूचित करता है ना। एक लिस्ट होती है SC की, एक लिस्ट होती है ST की, ठीक है, 341 SC और 342 ST, दो लिस्ट होती हैं। अब इनमें नाम लिखा जाता है SC ST का, ठीक है, जो SC होगा जौन से वर्ग, सारे वर्ग का नाम लिख दिया जाएगा, जो ST वर्ग होगा उनका नाम लिख दिया जाएगा। ये नाम लिखने का अधिकार किसको है, भारत में राष्ट्रपति को है, और संसद भी इनमें नाम डाल सकती है, पर इससे नाम हटाने का अधिकार केवल संसद को है। याद रखिएगा, टेक्निकल पॉइंट है। तो राष्ट्रपति या संसद दोनों इस लिस्ट में, ये शेड्यूल है ना, एक शेड्यूल माने अनुसूची, उस शेड्यूल में नाम लिख सकती है और इस शेड्यूल में भी नाम लिख सकती है। इसीलिए बोलते हैं इसको शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स, अर्थात ऐसी जाति जो एक शेड्यूल के अंतर्गत लिखित है, या ऐसी जनजाति जो एक शेड्यूल के अंतर्गत लिखित है, तो उन्हें शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं 341 और 342 के तहत। तो यही कहा सरकार ने कि जब एक बार हमने इनको इस लिस्ट में डाल दिया तो फिर बार बार हम क्यों प्रदर्शित करें। इन लिस्ट में तो उन्हीं लोगों को डाला जाता है ना जो वास्तविक रूप से पिछड़े होते हैं। तो सुनवाई करो। इसी संदर्भ में फिर एक केस हुआ, वो है जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण 2018 में, ठीक है। 2018 में जरनैल सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ठीक है आप मात्रात्मक डेटा मत लाओ, पर उन दोनों बातों को आपको मानना पड़ेगा और उन्हीं के आधार पे आप प्रमोशन में आरक्षण दे सकते हो। अर्थात जरनैल सिंह में सरकार के लिए एक राहत भरी बात आई कि अब आपको मात्रात्मक डेटा नहीं देना। लेकिन इसमें एक चीज़ और कहा, इसमें यह भी कह दिया कि SC ST के लिए क्रीमी लेयर का भी प्रावधान लागू करो। अब यहाँ एक और आफत हो गई सरकार के लिए। देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या है, वो संविधान के अनुसार व्याख्या कर रही है, वो तार्किक व्याख्या, लेकिन सरकार क्या कर रही है, वो समाज के अनुसार व्याख्या कर रही है और कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक स्वार्थ भी है। तो फिर एक नया शिगुफा दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अब SC ST में क्या करो, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाओ। क्योंकि एक बार जब ये एक वर्ग, मतलब अब आप मान के चलिए ना, SC ST अगर वर्ग है और वो प्रभुत्व हो चुका है, संपन्न हो चुका है, तो भाई फिर उसको हम क्या करेंगे, सवर्ण की तरह ट्रीट करेंगे ना, क्योंकि अब वो समान हो चुके हैं। तो इस तरह जरनैल सिंह केस में और एक मुद्दा आ गया। ये तो कह दिया कि मात्रात्मक डेटा आप मत लाओ, लेकिन ये कहा कि अब SC ST को क्रीमी लेयर करो। तो इस तरह बात बढ़ी,
एक और कानून आया, सॉरी कानून कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के समय में एक बात बोली है और बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि जो आपको आरक्षण मिलता है ना, वो आपका मूल अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट नहीं है वो। इसलिए आप आर्टिकल 32 और 226 के तौर पे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि हमें आरक्षण दो। अगर राज्य आपको आरक्षण दे रहा है तो ठीक है, लो, वरना अगर नहीं दे रहा तो आप उसके लिए मांग नहीं कर सकते, है ना। आर्टिकल 14, 15, 16 का जो फर्स्ट पार्ट है ना, वो है मूल अधिकार, क्योंकि वो किसके लिए है, वो समानता के लिए है। और जो 15(4) है, जो 16(4) है, ये इनेबलिंग है ना, ये अपवाद है, ये मूल अधिकार नहीं है। तो क्या कहा इन्होंने, ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो आपके आरक्षण लग रहा है ना कि यहां लिखा है इसलिए मूल अधिकार है, वो मूल अधिकार नहीं है। और जैसे ही कहा मूल अधिकार नहीं, तो ये भी कहा आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं आ सकते इसके लिए। राज्य का मन होगा तो देगा, और राज्य का अगर मन हुआ देने का तो दे, लेकिन प्रमोशन के समय क्या करेगा, प्रमोशन के समय दो चीज याद रखेगा, आर्टिकल 335 का प्रयोग करेगा और देखेगा कि कहीं प्रशासनिक दक्षता में कमी तो नहीं आ रही, साथ में ये देखेगा कि प्रशासन में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व है कि नहीं है। अगर नहीं है तो तभी दे पाएगा, राजनीतिक उद्देश्य से नहीं दे पाएगा कि वो मात्र तुष्टिकरण या लोक लुभावनवाद से दे दे। तो इस तरह सुप्रीम कोर्ट संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या सरकार अपना काम कर रही, सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रही, ठीक है। फिर आया एक नई चीज, EWS रिजर्वेशन, अर्थात आर्थिक आधार पे आरक्षण, 10% आया। अब इसके बारे में जल्दी जल्दी बात कर ले। आपको पता है कि नरसिम्हा राव सरकार भी पहले लाई थी, पर नरसिम्हा राव सरकार जो लाई थी वो लाई थी कार्यपालिका के प्रस्ताव के द्वारा, है ना, अर्थात मंत्रियों की बात से। ये कहाँ से आया, ये संविधान में संशोधन किया है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। इस संशोधन के तहत क्या किया, 15(6) और 16(6), है ना। इसमें क्या कहा, जो सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ेपन के लिए आरक्षण था, तो इसमें कहा कि अब आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, अर्थात जो आर्थिक रूप से शोषित हुए हैं अभी तक, उनके लिए भी आरक्षण होगा। अर्थात ये कहिए कि अब गरीबी को भी एक जाति बना दिया, अर्थात गरीबी को भी कहा कि हम लोग ना इस चीज को तो टच ही नहीं कर रहे थे। गरीबी भी आदमी की क्षमताओं को कम करती है। जब गरीबी किसी इंसान की क्षमताओं को कम करती है, अर्थात इंसान को कमजोर बना देती है, तो हमें उसे विशेष ध्यान देना होगा। इस तरह इन्होंने किया। और साथ याद रखिएगा, जो 50% आरक्षण था SC ST OBC का, उसको टच नहीं किया, ये इसी 10% दिया, है ना। तो इंदिरा साहनी केस का भी मैटर इसमें नहीं उलझेगा। अगर मान लीजिए इसी में दे देता तो उलझ सकता था। ये क्या कहा, सामान्य का सामान्य को ही दे दिया, तो ये भी एक है। लेकिन एक बवाल है, इस पे 2-3 इशू हैं, उन मुद्दों को समझेंगे, टेक्निकल मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि मान लीजिए मैं आज अमीर हूँ, कल गरीब हो जाऊँगा, परसों फिर अमीर हो जाऊँगा, तो ये बताइए क्या इस मामले में आरक्षण सही से मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, है ना। उसका फर्जी सर्टिफिकेट बनेगा या इतनी अस्थिरता रहेगी कि तय ही नहीं होगा। साथ में जो EWS के लिए क्राइटेरिया डिसाइड किया है, वो क्या है, वो डिसाइड किया है, इसको थोड़ी समझिएगा बस। जो EWS के लिए क्राइटेरिया है वो 8 लाख रुपए, है ना। अर्थात 8 लाख से अगर कम है तो आप क्या कर सकते हो, आप आरक्षण का फायदा ले सकते हो। जबकि OBC में अगर आपकी 8 लाख इनकम है तो आप क्रीमी लेयर में आ जाते हो। देखिए दोनों में 8 लाख है, लेकिन क्या हुआ, एक में तो आप क्या है, आपका आरक्षण खत्म हो रहा है और एक में आपको आरक्षण मिल रहा है। तो आर्टिकल 14 का पार्ट 2 उल्लंघन हो रहा है। क्यों, क्योंकि समान के लिए समान नियम। जबकि यहाँ पर क्या है, OBC में अगर आपका 8 लाख हुआ तो आप क्रीमी लेयर बन जाते हो, और जनरल में आपका 8 लाख हुआ तो आपको EWS सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये भी कहा, ये भी एक टेक्निकल इशू है। हाल ही के समय में ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या विचार देता है अभी तक स्पष्ट नहीं है। तो चलिए अब लास्ट में हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। हम अपनी बात को समाप्त करेंगे, ठीक है, इस आधार पे कि आरक्षण अपना मूलतः सही है, पर आरक्षण की एक बुरी सच्चाई है। बुरी सच्चाई ये है कि आरक्षण का फायदा मात्र 2% वर्ग उठा रहा है। मान लो ये SC ST है, ठीक है, मान लो, ठीक है,
SC ST समुदाय की बात कर रहा हूँ। अब SC ST समुदाय में एक आदमी थोड़ी है, करोड़ों लोग हैं, लेकिन इन करोड़ों लोगों में, ठीक है, 2% लोग ही हर बार आरक्षण का फायदा लेते हैं। अब आप मुझे एक बात ये बताओ, एक दलित जिसके घर से कोई एक IAS बन जाता है, उसका लड़का भी IAS की तैयारी करेगा, ठीक है, और उसको भी आरक्षण मिलेगा, लेकिन वो आरक्षण किसके हिस्से का जा रहा है? वो आरक्षण तो दलित के हिस्से का जा रहा है ना। और गांव में जो एक गरीब दलित होगा, क्या वो IAS के लड़के के बराबर कंपेयर कर पाएगा? मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आरक्षण है उसका फायदा कुछ चयनित लोग ही ले रहे हैं, और कुछ चयनित SC समुदाय के लोग ले रहे हैं, कुछ चयनित ST समुदाय के ले रहे हैं। जो एक बार अच्छी समाज में पकड़ हो गई जिनकी, या समाज में एक आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत हो गए हैं, तो क्या कर रहे हैं? उन्हीं के लड़के फायदा ले रहे हैं बस, जबकि जो पिछड़े हैं उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा। तो क्या करना चाहिए? इसको सुधारना होगा हमें, है ना। इसको कैसे सुधारा जा सकता है? एक कहानी याद करिए कि LPG सब्सिडी, मोदी जी ने क्या कहा था कि जिनके पास अच्छी खासी इनकम है वो सब्सिडी छोड़ दें, ताकि हम दूसरे वर्ग को, जो वंचित वर्ग है, उसको फायदा दे सकें। और याद करिए, बहुत से लोगों ने छोड़ी है सब्सिडी। तो क्या ना ये नहीं हो सकता कि जो लोग आरक्षण का एक बार फायदा ले चुके हैं उनको अब आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो खुद से आरक्षण छोड़ दें, अपने ही वर्ग के लिए छोड़ दें? तो शायद एक ऐसा प्रयास करना चाहिए, पर मुश्किल है ना। पर ऐसा प्रयास हो सकता है कि SC ST समुदाय जो ऑलरेडी एक अच्छे पोजीशन में आ चुके हैं वो छोड़ दें अपने आरक्षण का लाभ, ताकि जो वंचित समुदाय है, जो SC वंचित समुदाय है, उनको सीट मिले। मेरी बात समझ में आ रही ना बाप? आप खुद समझिए कि जो बड़े बड़े नेता हैं OBC के, उनके लड़के, है ना, OBC छोड़िए, जो बड़े बड़े SC और ST नेता हैं उनके लड़के और सामान्य दलित, दोनों के साथ व्यवहार कैसा हो रहा है ना। फिर वही बात मैं एक बार समझाता हूँ, अगर आपको टेक्निकल पता चल गया होगा तो ये मानिए कि ये दो हैं SC वर्ग, ये मान लो SC वर्ग है, SC वर्ग में एक वर्ग ये है, ठीक है, ये IAS बन चुके, ये किसान है। किसान क्या है? इसके पास भूमि भी नहीं है। अब इसका लड़का भी तैयारी कर रहा है, इसका लड़का भी तैयारी कर रहा है, दोनों को क्या मिल रहा है? आरक्षण। कितना मिल रहा है? समान रूप से। लेकिन ये दोनों समान है क्या? आप बताओ, है ना। एक के पास iPhone होगा, शानदार AC रूम में पढ़ता होगा, ठीक। अब IAS का लड़का है तो ऐसे थोड़ी होगा। तो मान लीजिए ये भी तैयारी कर रहा है IAS की, ये भी तैयारी कर रहा है, दोनों तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दोनों को आरक्षण कैसा मिल रहा है? एक समान। और क्या कहा 14 में? क्या कहा है? जो समान है उनके लिए समान नियम लगाओ। जबकि ये तो बिल्कुल अलग अलग है ना भाई, तो इनके लिए तो नियम बदलो ना, इसके लिए आरक्षण खत्म करो ताकि उसका ये फायदा उठाए। आपको नहीं लगता कि ये इससे संघर्ष कर पाएगा? है दोनों एक ही समुदाय के, दोनों SC समुदाय के हैं, पर शायद क्या होगा, वो आरक्षण का फायदा यही लेगा, ये नहीं ले पाएगा, क्योंकि ये तो पहले से एक बहुत अच्छी पोजीशन में है। अब बाद में इसको आरक्षण भी मिल जाता है तो शायद ये अपने ही वर्ग का शोषण कर रहा है ना। इसीलिए कहा गया कि ऐसा कुछ करना चाहिए। साथ में आपको पता होना चाहिए कि वैश्वीकरण ने क्या किया, सार्वजनिक जो नौकरियां थी, है ना, जो सरकारी नौकरियां थी, उनको बहुत कम कर दिया। इसलिए अब हमें ना ऐसी नीतियां बनानी चाहिए आरक्षण की, जिसके कारण हम बदलते हुए परिवेश में खुद को सही कर सकें। अभी क्या है, अभी सरकारी नौकरी के नाम पे राजनीतिक पार्टियां आरक्षण दे देती हैं और सभी लोग खुश हो जाते हैं, पर आपको पता है कि नौकरी है ही नहीं तो आप कहाँ पाओगे। इसीलिए अब हमें शिक्षा में, स्किल में ध्यान देना होगा और SC ST समुदाय की स्किल पढ़ानी होगी, ताकि वो निजी सेक्टर में जाके अपने आप को साबित कर सकें। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में इसी में ध्यान दिया जाता है। अमेरिका में सरकारी नौकरी नहीं है, वहाँ सरकारी नौकरी थोड़ी होती है। तो वहाँ सरकारी नौकरी जब नहीं होती तो वहाँ पर ऐसा कोई बवाल ही नहीं है नौकरी में आरक्षण। वहाँ क्या होता है, वहाँ पर जो प्राइवेट संस्थान है उनको प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे मान लो प्राइवेट कंपनी है तो उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पिछड़े लोगों को अपने में शामिल करो, और जितना आप लोग शामिल करोगे ना, हम आपको टैक्स में छूट देंगे, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेंडर देंगे, है ना। सरकारी टेंडर जो होंगे उन्हीं कंपनियों को देंगे जो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक लोगों को रखती है और उनकी क्षमता भी डेवलप करती है। तो शायद हमें भी कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए, ठीक। लास्ट में यही कि आरक्षण अपने आप में एक बहुत अच्छा साधन है, ठीक, आरक्षण अपने आप में बहुत अच्छे उद्देश्य रखता है, लेकिन इसका गलत प्रयोग हो रहा है, उसको हमें रोकना होगा ताकि ये और बेहतर तरीके से काम कर सके और एक बेहतर भारत का निर्माण हो सके, है ना। एक ऐसा भारत जिसमें पूरा समाज समान रूप से रह रहा हो और वास्तविक रूप से समानता हो, ठीक, सामाजिक लोकतंत्र हो।
मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्लास थोड़ी लंबी हुई होगी, पर कोई परेशानी वाली बात नहीं, चीज़ें समझ में आ जाती है तो मज़ा आता है ना। और जो आपको ना समझ में आए आप उसके लिए कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैंने आरक्षण के संबंध में आपको लगभग सभी कुछ कवर कर दिया है, बस अब आपको पढ़ना है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप अपनी तरफ से करिए, दोनों सफल होंगे। धन्यवाद।